हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम संविधान सभा के निर्माण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित और अदर जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम संविधान सभा के गठन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से किस दिन स्वीकार किया गया। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कौन और कब लेकर आया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लाया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे कौन? पंडित नेहरू जी, यानी नेहरू जी लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे? तो इसे लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। कब लेकर आए थे दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। और इसे सर्वसम्मति से किस दिन स्वीकार किया गया? तो आपके क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है 21 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 फरवरी 1947 और 21 फरवरी 1947। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, अर्थात 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत बंटवारे के बाद संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या कितनी रह गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि संविधान सभा के लिए टोटल भारत से, पूरे भारत से कुल कितनी सीटें निकल के आई थी? तो पूरे भारत से कुल 389 सीटें निकल कर आई थी पूरे भारत से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पूछ रहा है कि जब भारत का बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के बाद अब इसमें से कितनी सीटें बची थी, है ना? क्योंकि दो जो स्टेट बन गए थे, एक भारत डोमिनियन, एक पाकिस्तान डोमिनियन। तो कुछ सीटें पाकिस्तान डोमिनियन में चली गई थी। तो अब ये पूछ रहा है कि भारत में कितनी सीटें रह गई थी। तो दोस्तों भारत में बंटवारे के बाद 299 सीटें रह गई थी। कितनी सीटें रह गई थी दोस्तों? 299। तो अब जब ये सीटें, टोटल सीटें कम हुई तो बाकी सीटें भी कम हुई होंगी। तो फिर जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थीं वो भी कम हो गई। तो ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीटें थीं, अब वो कितनी बची? अब वो रह गई 229 सीटें। ठीक है, और जो 93 देसी रियासतों की सीटें थीं वो हो गई 70, और बाकी जो बचे हुए थे वो चले गए पाकिस्तान डोमिनियन में। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो टोटल सीटें पहले ये थीं वो भारत के विभाजन होने के बाद इतनी बची। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, अर्थात 299। तो भारत बंटवारे के बाद संविधान सभा में कुल कितनी सीटें रह गई थी? तो 299 सीटें रह गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अपनाया था? आपके ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 22 फरवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 23 जनवरी 1950। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, यानी राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया था। इसके अलावा दो चीज़ें और हुई थी इसी दिन। एक तो हमने राष्ट्रगान को भी अपनाया था। क्या अपनाया था दोस्तों? हमने राष्ट्रगान को भी हमने इसी दिन अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को ही। और साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी को 3 काम हुए। एक तो हमने राष्ट्रगीत अपनाया, दूसरा हमने राष्ट्रगान अपनाया, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो आपके ऑप्शन है ए संघ समिति, बी प्रांतीय संविधान समिति, सी संघीय संविधान समिति, या डी प्रक्रिया नियम समिति। तो दोस्तों जो नेहरू जी थे वो एक तो संघ शक्ति समिति और दूसरा संघीय संविधान समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। अब ये और ए और सी ऑप्शन कहाँ है? तो ये हमें मिलते हैं फोर्थ पे, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ए और सी। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अभी तक मैंने आपको बताया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, अब राष्ट्र ध्वज की बात कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके 22 जनवरी 1946, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1948 और 22 जुलाई
1949। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। इस दिन हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और को अपनाया और राष्ट्रपति जी को यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना। और इससे 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की लास्ट बैठक या आखिरी बैठक भी उसी दिन हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा झंडा है दोस्तों, ये तो सब आप जानते होंगे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है ना, जिसे हमने अपनाया था। ठीक है, जिसके ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीले हरा रंग होता है, नीचे हरा रंग होता है, जिसके और बीचों बीच में क्या है, एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं जो 24 घंटे कार्य करने का प्रतीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संचालन एवं प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये दोनों अलग अलग समिति हैं, संचालन समिति है और दूसरी है प्रक्रिया नियम समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी एच.सी. मुखर्जी। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और नियम समिति दोनों के ही अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति या अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति। तो दोस्तों या फिर सभी, तो जो सरदार पटेल थे वो इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष थे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। सरदार पटेल सभी समितियों के अध्यक्ष थे, यानी प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकारों की समिति और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे। और ये हमारे उनकी फोटो है जिसे आप सब लोग जानते हैं, ये हमारे कौन है? सरदार पटेल या लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, ये हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपके ऑप्शन है के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, पी. पट्टाभी सीतारामैया या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो आपका सही आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी.वी. मावलंकर इनमें से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति या फिर संविधान सभा के लिए कार्यों की समिति। अब इसमें दोस्तों एक बात समझिए, जो तदर्थ वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? तो तदर्थ वर्ड का मतलब होता है अस्थायी। क्या होता है मतलब दोस्तों? अस्थायी यानी टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी मतलब जो स्थायी नहीं है, है ना, तो तदर्थ होता है, उसको तदर्थ बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो तदर्थ यानी अस्थायी है, टेम्परेरी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, यानी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया था, आपके इसमें ऑप्शन होंगे 29 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947 या फिर 28 अगस्त 1947। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों इस प्रारूप समिति ने 6 माह तक अपनी बैठकें करी और 6 माह से भी कम समय तक इसकी बैठकें हुई और इन 6 माह में, इन 6 महीनों में लगभग इन्होंने 141 बैठकें की थी। मतलब इन्होंने 6 माह से कम समय में 141 बैठकें की थी और इन बैठकों में संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसे आज हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या था? सी, ये हमारी प्रारूप समिति है जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में जो बैठे हुए हैं ये हमारे कौन हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और बाकी ये कमेटी के अध्यक्ष, यानी जो हमारे अम्बेडकर साहब थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे और बाकी ये सदस्य हैं। तो ये उस कमेटी की फ़ोटो है जो प्रारूप समिति थी। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे?
दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सदस्य नहीं था पूछा गया है। तो अब आपके ऑप्शन है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी या फिर बी एन राव। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, यानी बी एन राव इस कमेटी के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों इस कमेटी जो सदस्य हैं वो इस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन है डी, यानी बी एन राव। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बी एल मित्र की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जगह किसने ली थी। आपके ऑप्शन है टी टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला या डी पी खैतान। तो देखिए दोस्तों, इसका आपका सही ऑप्शन है एन माधव राव। ठीक है दोस्तों, यानी बी एल मित्र की मृत्यु होने के पश्चात उनकी जगह पे एन माधव राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य बन गए थे, या उनकी जगह इन्होंने ली थी और ये प्रारूप समिति के सदस्य बन गए थे इनकी मृत्यु होने के बाद। तो आपका बी ऑप्शन सही है, एन माधव राव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है ना। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो आपको सबको पता है दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यह संविधान का, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी का आंसर क्या होगा, बी आर अम्बेडकर। ये उनकी फोटो है, आप सबको पता होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हें ही भारत के संविधान का जनक कहा जाता है या भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है, और यही भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। और प्रमुख शिल्पकार होने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई, या आधुनिक पिता कहा गया, हमारे संविधान का पिता कहा गया, क्योंकि यही इसके प्रमुख शिल्पकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा मोहर के रूप या प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था, यानी कौन से चिन्ह को संविधान सभा ने अपनी मोहर या प्रतीक के रूप में अपनाया था। तो इसमें आपके ऑप्शन है घोड़ा, बैल, हाथी या फिर शेर। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका हाथी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। संविधान सभा ने अपनी मोहर के रूप में हाथी को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल प्रति को किसने हस्तलिखित किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे जो भारतीय संविधान है ये किसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि संविधान का एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, ये पूरे 395 आर्टिकल्स को किसी एक इंसान ने अपने हाथों से लिखा है, और उन्होंने इसे लिखने में लगभग 6 महीनों का टाइम लिया था। और इसे एक इटालियन लैंग्वेज में, यानी फ्लोबद्ध लैंग्वेज में, जिसको प्रवाहमान भाषा भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो किसने लिखा था। तो इसके आपके ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा या फिर बसंत कृष्ण वैद्य। तो दोस्तों इसका आपका सही ऑप्शन है ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था, जिसमें उन्होंने 6 माह तक का समय लिया, और इसको इटालियन, यानी जिसको बोलते हैं कि प्रवाहमय शैली में इसको पूरा लिखा गया है संविधान को। ठीक है, जिसकी एक्चुअल कॉपी है, और इसे इंग्लिश में लिखा गया था दोस्तों। जो एक्चुअल कॉपी हमारे संविधान की उसे इंग्लिश में लिखा गया था। देखिए ये उनकी फोटो है उस समय की, लिखते हुए की, संविधान लिखते हुए की। देखो आपको देखो दोस्तों दिख रहा होगा, ये है हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब, और ये देखिए ये संविधान को लिख रहे हैं अपने हाथों से, एक एक पेज को लिख रहे हैं। और लिखने के बाद हर पेज को चारों तरफ से, यानी लिखने के बाद जो अगल बगल बॉर्डर है उसे सुसज्जित भी किया गया है, यानी उसे कलाकृति और कई सारी कृतियों से और ज्यामितियों से सजाया भी गया है हर एक पेज को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किसने किया। ठीक है दोस्तों, तो मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किसने किया। अच्छा, थोड़ा कुछ और मैं आपको बताना भूल गया। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में यहाँ पे क्या था कि इसे लिखा किसने, तो लिखा तो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन कहा जाए कि मूल प्रस्तावना जो मूल संविधान है उसका सुसज्जीकरण किसने किया, उसका सौंदर्यीकरण किसने किया। तो उसका सौंदर्यीकरण किया था दोस्तों जो हमारा शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, जिनका नाम था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। कौन थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों के द्वारा इसका सुसज्जीकरण या फिर इसका सौंदर्यीकरण किया गया। तो लिखा किसने, रायजादा साहब ने, और सुसज्जीकरण किसने किया है, इसने तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मूल प्रस्तावना है उसका सौंदर्यीकरण किसने किया। तो देखिए दोस्तों, मूल प्रस्तावना को भी पहले तो बता दो कि जो मूल प्रस्तावना है उसको भी हमारे रायजादा साहब ने ही लिखा है। पूरा संविधान जिन्होंने लिखा उन्होंने प्रस्तावना को भी लिखा था। हाँ, इसका सौंदर्यीकरण किसने किया,
तो मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किया है राम मनोहर सिन्हा साहब ने। इसका ए ऑप्शन सही है, राम मनोहर सिन्हा साहब ने मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया है ना, तो उसका फिर हिंदी रूपांतरण किया गया, उसका फिर हिंदी संस्करण किया गया। तो उसका हिंदी संस्करण किसने किया ये आपको बताना है, जिसमें आपके ऑप्शन है नंदलाल बोस, वसंत कृष्ण वैद्य, रायजादा साहब, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है कि ये तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो इंग्लिश में लिखा है उसको। और आपको ये भी पता होगा कि ये भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कौन है, ये कलाकार है जो उसका सुसज्जीकरण या उसका सौंदर्यीकरण करते हैं। अब आज हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बी या डी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वसंत कृष्ण वैद्य, यानी वसंत कृष्ण वैद्य साहब ने पूरे के पूरे संविधान का हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया और पूरा इन्होंने हैंड रिटन है, पूरा इन्होंने अपने हाथों से उसका हिंदी में रूपांतरण करके लिखा हुआ है। हिंदी रूपांतरण इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है, वसंत कृष्ण वैद्य। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है इन्होंने लिखा है साहब, तो फिर इसका सौंदर्यीकरण किसने किया है। मूल संस्करण का तो उन्होंने किया, दोनों लोगों ने, पर इसका सौंदर्यीकरण किसने किया। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी संस्करण है उसका सौंदर्यीकरण अकेले नंदलाल बोस साहब ने किया। इसका सौंदर्यीकरण, जो हिंदी संस्करण है उसका सौंदर्यीकरण पूरा का पूरा अकेले नंदलाल बोस ने किया। ठीक है, ये कौन है, तो ये शांति निकेतन के एक कलाकार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है। और उसका सौंदर्यीकरण की बात की जाए मूल संविधान के हिंदी संस्करण की, तो नंदलाल बोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिम संसद का अस्तित्व कब खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अंतरिम संसद का अस्तित्व कब खत्म हुआ। आपके ऑप्शन सही है 17 मई 1952, 18 मई 1952, 17 अप्रैल 1952 या फिर 18 अप्रैल 1952। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का लास्ट सेशन हुआ था। उसके बाद अंतरिम संसद को खत्म कर दिया गया, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और मई 1952, क्योंकि आपको पता होगा चुनाव हो गए थे, मई 1952 से संसद के दोनों सदनों में नई सरकार जो बनकर आई थी, जो चुनी हुई सरकार बनकर आई थी, उसने अपना कार्यभार संभाल लिया था। ठीक है दोस्तों, तो 17 अप्रैल 1952 को जो अंतरिम संसद है उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। और पहली जो निर्वाचित संसद थी उसने दोनों सदनों के साथ साथ मई 1952 में अपने अस्तित्व में आ गई और उसने अपना कामकाज स्टार्ट कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों लागू किया गया। आपके ऑप्शन है पहले से तय था किसी दिन लागू करना है, स्वराज संकल्प पारित हुआ इसलिए हमें करना था, कांग्रेस पार्टी का निर्णय था क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी ही थी जो भी थी, है ना, आईएनसी, और भी पार्टी थी बट इतनी बड़ी पार्टी कोई नहीं थी जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हो, है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसका निर्णय था। इसलिए यह इस दिन को शुभ मान रहे थे किसी भी रीजन से, क्योंकि आप देखते हो ना अपने यहाँ से हर चीज़ में मानते हैं कि आज अच्छा है दिन इसलिए करना है, आज इसी दिन से स्टार्ट करना अपना बिजनेस हमें या अपनी जॉब हमें। तो क्या रीजन था, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, यानी स्वराज संकल्प पारित हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली, कि 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। तो आज का लाहौर यानी जो पाकिस्तान में है ना, तो तब हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो आज लाहौर में 1929 में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने। किसने की थी अध्यक्षता, पंडित नेहरू ने। और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। क्या संकल्प पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प, कि अब हमें अंग्रेजों से पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए है। तो उस दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया और इसी कारण से हमने अपने संविधान को लागू करने के लिए यही दिन चुना। कौन सा दिन, 26 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी का दिन चुना और इसलिए इसे आज भी हम इसे किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो इसे आज भी हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और उस दिन राष्ट्रपति जी देखिए मुख्य अतिथि होते हैं जिनको मुख्य सम्मान दिया जाता है। और गणतंत्र का मतलब ही होता है दोस्तों कि जिस देश का पहला नागरिक या जिस देश का राजा या मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, वह देश गणतंत्र देश कहलाता है, गणतंत्रात्मक देश कहलाता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो वहाँ का राजा है वो एक फैमिली से ही आता हमेशा, है ना, सम्राट जो होता है वहाँ का फैमिली टू फैमिली वही होगा हमेशा, तो वो गणतंत्र देश नहीं होगा। लेकिन जिस देश का जो राजा है, जो पहला नागरिक है, उसे जनता के द्वारा या जनता में से ही वो जाता है और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वह देश क्या कहलाता है, गणतंत्र देश कहलाता है। जैसे जैक ऑफ रिपब्लिक है ना, गणतंत्र रिपब्लिक, या भारत में गणतंत्र राज्य, यानी यहाँ का जो राजा है वो कोई किसी फैमिली से नहीं है,
बल्कि वो आम जनता से चुन के गया हुआ है, प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चुन के भेजा गया है उसे, इसलिए उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। और हम इसे 26 जनवरी 1950 को हमेशा हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये है हमारे संविधान की प्रति। ठीक है, ये है हमारे संविधान की प्रति। ये संविधान की कॉपी आपने देखी ही होगी। ये हमारे संविधान की एक्चुअल कॉपी है, जिसे संसद में आज भी संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें अब कि मूल संविधान, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मूल संविधान का अर्थ लगाने में यदि कोई असुविधा होती है तो उसका उपयुक्त परीक्षण करने का अधिकार किससे है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए मूल संविधान तो हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको हमने हिंदी रूपांतरण में किया है, तो यदि उसके अर्थ लगाने में कोई भी असुविधा हो रही है तो उसका उपयुक्त परीक्षण करने का नहीं, कराने का अधिकार किसे है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि करने का अधिकार किसको होता है। संविधान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो अर्थ है वो कौन देता है, वो देता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कहा गया। तो अभी कह रहा है कि परीक्षण कराने का किसे, मतलब कौन कहेगा भाई परीक्षण करने के लिए, अर्थ लगाने के लिए करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कराने का कौन कहेगा। आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि तो करने वाला है, करवाने वाला नहीं है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इसके में आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, यानी सी। आपका सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति को संविधान में अधिकार दिया गया है कि यदि मूल संविधान के अर्थ लगाने में कोई भी असुविधा होती है तो वह उसका उपयुक्त परीक्षण करा सकता है। और करेगा कौन फिर, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसे संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ अब कल से हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कल से संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे संविधान से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उन्हें कल हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे दोस्तों। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए और उसको आप देख सकें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और अपने घर के अंदर रहें, अपना ख्याल रखें, आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएँ और अनावश्यक बाहर ना निकलें, मन लगा के पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।